पंजाब की कहानी 9500 क़ब्ल मसीह से लेकर 2023 तक। पंद्रह सौ क़ब्ल मसीह में आर्यंस का पंजाब में दाखिल होना। गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश में जिस जगह पर उस दौर की दरियाफ्त हुई थी, उससे पता चलता है कि हड़प्पा सिर्फ इंडस दरिया के किनारे और पंजाब में बसने वालों की तहजीब नहीं थी, बल्कि उसका रकबा दूर दूर तक फैला हुआ था। इसको हड़प्पा तहजीब इसलिए कहा जाता है कि इसकी दरियाफ्त हड़प्पा के मकाम पर हुई थी, इसीलिए उस नाम की मुनासिबत से इस तहजीब का नाम हड़प्पा तहजीब पड़ गया। इसी तरह से काफ़ी हद तक आबादी साउथ इंडिया चली गई, मगर सारे नहीं गए। आबादी का कुछ हिस्सा यहीं पर बसा रहा। दूसरी तरफ आर्यंस भी सन 1500 क़ब्ल मसीह में छोटी छोटी टोलियों की सूरत में इस हिस्से में, जिसे पंजाब कहा जाता है, आकर बसना शुरू हो गए। वो जिस इलाके से आते थे वो उसे इंडो यूरोपियन कहते थे, जो आज के दौर में ईरान कहलाता है। आर्यंस की हिजरत की भी दो शाखें बनी हुई हैं। एक शाख पंजाब की तरफ आई। उस दौर में पंजाब आज के पंजाब की तरह एक मुख्तसर इलाका नहीं था, बल्कि उस वक्त जिसे हम पंजाब कहते हैं वो ईरान, अफ़गानिस्तान और वसी रकबे पर फैला हुआ था, जिसे उस वक्त उससे सब्त सिंधु भी कहा करते थे। जबकि दूसरी शाख अलास्का के रास्ते यूरोप जाकर बस गई थी। आर्या कौम बुनियादी तौर पर चरवाहे थे, जो मवेशी चराया करते थे और ज़राअत के पेशे से वाकिफ नहीं थे। अक्सर ये कहा जाता है कि हड़प्पा तहजीब को आर्याओं के जंगजुओं ने ख़त्म किया है, मगर ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये बात इस तरह से साबित होती है कि हड़प्पा तहजीब की दरियाफ्त में कहीं भी घोड़े के आसार मिलने के शवाहिद मौजूद नहीं हैं, बल्कि हड़प्पा दौर में सिर्फ गाय, बैल, शेर और बकरी के आसार मिलने के मौजूद थे। आर्यों और मकामी हड़प्पा के लोगों में फ़र्क करने के लिए ये बात काफ़ी है कि आर्यों की तहजीब को जब दरियाफ्त किया गया था तो वो उनकी मुक़द्दस किताब ऋग वेद के ज़रिए तहकीक की गई थी। ऋग वेदा आर्यों के दौर में आज के मौजूदा पंजाब में लिखी गई थी। उस किताब में घोड़े का जिक्र बहुत है। रथों का भी बहुत जिक्र है कि आर्या रथों पर चलते थे और उनके साथ घोड़ा बंधा होता था। ऋग्वेदा में घोड़े की कुर्बानी का भी बहुत जिक्र है। आर्यन जो ज़बान अपने साथ लेकर पंजाब की सरजमीन पर आए थे, उसे संस्कृत कहा जाता है, मगर संस्कृत के भी दो अंदाज थे। एक अंदाज वो था जो पंजाब, गुजरात और राजस्थान में आया था, और दूसरा जो है वो बंगाल की तरफ गया। वो एक दूसरी तरह की संस्कृत थी जो बंगाल की तरफ गई थी, और मौजूदा पंजाब में कायम होने वाली संस्कृत की किस्म कोई और थी। और इन दोनों संस्कृतों में फर्क था।
ऋग वेद में तशद्दुद और जंगजुओं का भी जिक्र आता है, मगर हड़प्पा तहजीब में कोई हथियार की दरियाफ्त नहीं हुई। इस बात से पता चलता है कि मकामी हड़प्पा दौर के लोगों में कोई फौज नहीं थी, बस छोटे मोटे तीर कमान तर्ज के हथियार थे जिससे सिर्फ शिकार खेला जा सकता था, जंग नहीं हो सकती थी। क्योंकि मकामी हड़प्पा की ज़बान पढ़ी ना जा सकी, इसलिए उसके बारे में कोई हतमी राय नहीं पाई जाती है। आर्यों की पंजाब के खित्ते में आमद से पहले मकामी हड़प्पा के लोगों का क्या एतक़ाद था, उनकी ज़बान क्या थी, इस बात का जिक्र मालती शिंदे जी की किताब सिविलाइज्ड डेमन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिलता है। इस किताब में मालती ने ऋग्वेदा को पढ़कर जिस जिस जगह पर ऋग्वेद में लोगों को बला और शैतान कहकर पुकारा गया है, मालती ने अपनी किताब में उन लोगों को मकामी हड़प्पा तहजीब के लोगों से मुशाबहत की है। इसलिए उसने अपनी किताब का नाम सिविलाइज्ड डेमन्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन रखा है। इस किताब में मालती ने हड़प्पा दौर के लोगों को मकामी कहा है, जिनके अपने अलग एतक़ाद थे, जिनकी अपनी मकामी ज़बान थी, जिनका रहन सहन मुख्तलिफ था। मिसाल के तौर पर आर्यंस का खुदा इंदर या और दूसरे खुदा थे, मगर मकामी हड़प्पा के लोगों का खुदा सूरज या सूर्या था और मकामी लोग देवियों की भी पूजा किया करते थे। ऋग्वेद के पहले हिस्से में यानी इस खित्ते में दाखिल होने वाले शुरू के दौर में आर्यंस ने मकामी लोगों के खिलाफ लिखा है कि ये मकामी लोग बड़े बुरे थे। इस बात से ये अक्स किया जाता है कि आर्यंस किसी न किसी से जंग कर रहे थे जो बुरे थे, इसीलिए उन्हें शैतान या बला कहा और उन्होंने बिलाशुबा मकामी हड़प्पा के लोगों को ही डेमन्स या बला और शैतान से तशबीह दी थी। हड़प्पा के मकामी लोगों के बहुत से एतक़ाद हमें आज भी जदीद दौर में नज़र आते हैं। उसकी मिसाल शिवलिंग की जदीद सूरत में मिलती है। ये आर्यंस जो बाहर से आए और हड़प्पा के मकामी लोग, जिन्हें ड्रेविडियंस भी कहा जाता है, उनका आपस में मिलाप होने लगा और जो ज़राअत का पेशा था, जिसकी काश्त का तरीक़ा सिर्फ मकामी लोग ही जानते थे, उसकी जानकारी और तरीक़ा आर्यंस भी सीख गए और फिर इन दोनों तहजीब के मिलाप से नए सिरे से शहर और आबादियाँ कायम होने लगी। इस नए इर्तिक़ा में तकरीबन 1000 से 1500 साल गुजर गए। इन्हीं अदवार में दोनों हड़प्पा तहजीब के लोग, जिन्हें ड्रेविडियंस कहते हैं, और आर्यंस तहजीब के दौर के लोगों में मिलाप की वजह से ये आर्यंस रहे ना ड्रेविडियंस रहे। ये बात इस तरह से मालूम होती है कि ऋग्वेद के नए हिस्से में जिस ज़बान में लिखी गई है, उसमें नई ज़बान के लफ्ज़ शामिल हो गए और मकामी लोगों के पूजा के तरीक़े, जिसमें शिवलिंग की पूजा भी है, आर्यन दौर में बुरी नहीं समझी जाने लगी, बल्कि आर्यंस ने उसे भी अपनी इबादत में शामिल कर लिया था। बास तारीख दानों से ये भी पता चलता है कि हिंदुओं के खुदा कृष्ण जो सांवले रंग का था, आर्यंस जो गोरे रंग के होते थे, उन्होंने भी इसे अपना लिया था। इस निस्बत से गोरे रंग और नस्ल के आर्यंस और सांवले रंग के हड़प्पा के मकामी लोग ड्रेविडियंस में मिलाप होने का दौर शुरू हो गया। पंजाबी ज़बान का क़याम।
संस्कृत के हवाले से ये बात भी कायम होने लगी कि संस्कृत एक ऊंची कौम की ज़बान है, इसलिए इसे निचले तबके के लोगों से नहीं बोली जानी चाहिए, औरतों के साथ नहीं बोली जानी चाहिए। इसकी वजह ये थी कि आर्यंस ने मकामी ड्रेविडियंस औरतों से ब्याह रचाना शुरू कर दिया था, जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखती थी, और आर्यंस उन्हें घटिया और नीची ज़ात समझते थे। इसलिए आर्यंस अपनी कौम के लोगों को संस्कृत की ज़बान इस्तेमाल करते, मगर मकामी लोगों से मकामी ज़बान का इस्तेमाल किया करते थे। जैसा कि आर्यंस अपनी कौम के लोगों से ही संस्कृत ज़बान इस्तेमाल किया करते थे, इस बात से ये साबित होता है कि मकामी लोग कोई और ज़बान बोलते होंगे जिसका तारीख में कोई जिक्र नहीं मिलता, मगर जो ज़बान संस्कृत में रल मिल गई थी या उस मकामी ज़बान के अल्फाज संस्कृत में शामिल हो गए थे, उस ज़बान को अभरशमा या भाषा कहा जाने लगा, जिसका मतलब आलूदा ज़बान या पॉल्यूटेड लैंग्वेज था। ये जदीद दौर की ज़बान भी कहलाई जाने लगी। उसके बाद प्राकृतिक ज़बान का भी वजूद हुआ, और इसी प्राकृतिक ज़बान से पंजाबी ज़बान कायम हुई। ये बात भी मशहूर है कि आर्यंस ने ही इस खित्ते में दाखिल होने के बाद ज़ात पात की बुनियाद डाली, जो कि गलत है। आर्यंस ने ज़ात पात की बुनियाद नहीं डाली, इसका वजूद पहली सदी ईस्वी के बाद जाकर शुरू हुआ था, जिसका जिक्र हम आगे जाकर करेंगे। क्योंकि इस खित्ते में आकर बसने वाले आर्यंस ऊंचे दर्जे के तसव्वुर किए जाते थे, इसलिए उनकी ज़बान संस्कृत भी ऊंचे दर्जे की ज़बान समझी जाने लगी और उनका दर्जा भी ऊंचा समझा जाने लगा, मगर उनको ज़ातों और बरादरियों में ज़ाहिर नहीं किया गया। ये बात भी तय है कि अमीर गरीब दरमियानी दर्जे का तबकाती निज़ाम ज़रूर बन चुका था, क्योंकि उस वक्त पेशावराना ज़राअत का निज़ाम कायम हो चुका था और वाफर मिक़दार में ज़राअत के ज़रिए पैदावार हो रही थी, तो इसमें यकीनन व्यापारी भी थे और मज़दूर पेशा भी थे, तो तबकाती निज़ाम भी बन गया था, मगर वो ज़ात पात की हद तक नहीं पहुँचे थे। इस बात से एक और बात भी साबित होती है कि ऊंचे तबके की ज़बानें ज़्यादा अरसे तक इलाके में कायम नहीं रहती और वो वक्त के साथ साथ मादूम हो गई, जैसे संस्कृत, मगर मकामी ज़बान कायम रही और उनकी शक्लें बदलती रही। दूसरी मिसाल फ़ारसी की भी है, जो वक्त के साथ साथ इलाक़ों की तकसीम की वजह से पंजाब में 800 साल कायम रही, उसके बाद इस इलाके से मिट गई, मगर मकामी ज़बान अपनी बदलती शक्लों के बाद भी कायम रही। और ऐसा भी हो सकता है ये जो मौजूदा पंजाबी ज़बान है वो भी किसी 100-200 साल के बाद अपनी बदलती शक्ल के बाद मादूम हो जाए और उसकी जगह उससे मिलती जुलती कोई और ज़बान आने वाले दौर में कायम हो जाए। ये एक महज क़यास आराई है।